हेलो फ्रेंड, आज हम आपको फिजिक्स का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट करने वाले हैं जो पूरी आपको 11th और 12th में काम आता है, क्योंकि इसमें 11th में काफ़ी चैप्टर लाइक लॉज ऑफ मोशन, रोटेशन, और 12th में लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में इसका काफ़ी एप्लीकेशन है। तो ये चैप्टर पूरा 11th और 12th में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करता है और इट्स लाइक द ABCD ऑफ द फिज़िक्स। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश में ABCD का ज्ञान नहीं है तो आप इंग्लिश के आगे कुछ भी नहीं कर सकते, सेंटेंस नहीं बना सकते। लाइक दैट अगर आपको फिज़िक्स में वेक्टर की अच्छे से पकड़नी है ना, तो आप फिज़िक्स को क्वेश्चन नहीं बना सकते आप फिज़िक्स के। तो आज हमारा यही मोटिव रहेगा कि हम आपको वेक्टर अच्छे से समझा सके, जिससे कि आगे के जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज़ के वीडियो होंगे उसमें आप अच्छे से समझ सकें। तो लेट्स स्टार्ट। माई सेल्फ हिमेश खंडेलवाल फ्रॉम सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट ईयर, स्कोर्ड 165 आउट ऑफ 180 इन द फिजिक्स। इट्स स्टार्टिंग वेक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वेक्टर? वेक्टर कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करे। फिज़िकल क्वांटिटी तो कई तरह की होती है, तो वेक्टर में क्या अंतर है? फिज़िकल क्वांटिटी जैसे कि मास ले लेते हैं अपन, मास में तो केवल मैग्नीट्यूड होता है, 4 किलोग्राम का है, पर उसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी होती कि ये राइट में है, लेफ़्ट में है, तो मास वेक्टर नहीं है। पर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स में मैग्नीट्यूड होता है 10 न्यूटन का, राइट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए वेक्टर है। और सबसे इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ वेक्टर को जो ये फॉलो करते हैं, इसमें जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये तीनों कंडीशंस को फॉलो करते हैं, इसलिए अपने इसको वेक्टर कहते हैं। तो अब करंट का एग्जांपल लेते हैं। करंट डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, पर वो लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कई टाइप के होते हैं, जिसमें से इक्वल वेक्टर वे होते हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और सेम डायरेक्शन में अप्लाइड होते हैं वो। नेक्स्ट, ज़ीरो वेक्टर जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो है और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होते हैं इनके। ज़ीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर इज़ दैट वेक्टर जो खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइडेड हो, तो इसका मैग्नीट्यूड तो यूनिट आएगा और जो बचेगा वो डायरेक्शन बचेगा, तो ये केवल डायरेक्शन डिनोट करने के काम आते हैं, इनका कोई मैग्नीट्यूड इनका यूनिट होता है। नेक्स्ट, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो मैंने भी आपको 3 कंडीशन बताई थी वेक्टर होने के लिए। फर्स्ट था मैग्नीट्यूड, देन डायरेक्शन एंड लास्ट लॉ ऑफ वेक्टर। तो लॉ ऑफ वेक्टर फॉलो करना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ वेक्टर, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, अभी ये समझते हैं होता क्या है लॉ ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ वेक्टर, if the two non-zero vector are represented by side of a triangle taken in same order, then the resultant is closing side in opposite direction. इसमें क्या बोल रहा है? if the two non-zero vector are represented by side of a triangle taken in same order, अब ये जो साइड है सेम ऑर्डर में टेकन करी है, अपन इन वेक्टर को ऐसे मान रहे हैं कि ट्राइंगल की 2 साइड है जो टेकन इन सेम ऑर्डर है, तो जो रिजल्टेंट साइड होगी वो इस ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड होगी टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो रिजल्टेंट है ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी? a+b, r इज इक्वल टू a+b, ये वेक्टर फॉर्म में है। अब इसका मैग्नीट्यूड r का कितना होगा ये अपन डिराइव करके निकाल सकते हैं इससे। तो r इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये वेक्टर के एडिशन का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एडिशन में तो a² + b² + 2ab cos थीटा रहता है, और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो प्लस की जगह माइनस आ जाता है। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डायरेक्शन का भी रहता है। ये अपन ने डायरेक्शन की r की वैल्यू तो क्या निकाली थी? a² + b² + 2ab cos थीटा। तो वेक्टर का क्या क्या देखते हैं अपन? मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो ये आ गया। एक डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन a वेक्टर से कितने डायरेक्शन पे है ये? तो tan अल्फ़ा, अपन अल्फ़ा से डिनोट करें इस डायरेक्शन को, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b sin थीटा + ab cos थीटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको आगे काम आएंगे। अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो गए, अब मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में 2 टाइप का होता है, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर में प्रोडक्ट में
जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो स्केलर कहती है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इस तरह से अपन स्केलर प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं। जैसे दो वेक्टर है ए बी, तो इनका जो रिजल्ट आएगा ए बी कॉस थीटा होगा, और ये लास्ट में रिजल्टेंट स्केलर आएगा ए बी कॉस थीटा। तो स्केलर में तो अपने को केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत रहती है, तो इसमें डायरेक्शन डिनोट नहीं करी हमने रिजल्ट में। लास्ट में वेक्टर प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, इसमें तो डॉट बोलते हैं, इसमें क्रॉस बोलते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, लास्ट में साइन थीटा से आता है, इसमें कॉस थीटा आता है। और जो इसका ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखी जाती है, तो इसकी डायरेक्शन एन कैप क्या दिखा रहा है, ए और बी के जिस प्लेन में है उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, मतलब पेज से बाहर भी बाहर जाती हुई इसकी डायरेक्शन है, ये वेक्टर प्रोडक्ट दिखा रहा है। नेक्स्ट लेमीज थ्योरम, ये थ्योरम ये स्टेट करती है कि अगर अपन तीन वेक्टर लें, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और उनके बीच में लेट अस कंसीडर अल्फ़ा बीटा और गामा का एंगल है, तो रिजल्ट आता है ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, लेमीज थ्योरम। ओके, अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे काम आने वाला टॉपिक लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये सबसे थोड़ा समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है अगर बुक से पढ़ें। अब मैं आपको एक सी ट्रिक बताऊंगा जिसको अगर आप समझ गए ना तो रिलेटिव कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आगे भी काम आएगा रिलेटिव कंसेप्ट आपको लॉज ऑफ मोशन में, रोटेशन में, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है वेक्टर में। अब रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी से पहले आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वह फ्रेम होता है जिसके बेसिस पे अपन सारे मोशन को देखते हैं। जैसे कि कोई बॉय v वेलोसिटी से रनिंग कर रहा है, कोई प्लेन v2 वेलोसिटी से फ्लाई कर रहा है, तो अपन किसके हिसाब से देख रहे हैं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ के हिसाब से देख रहे हैं। अर्थ को क्यों बनाया अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि वो स्टैटिक है, उसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, इसलिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बट अगर अपने को थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करना है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन चेंज भी कर सकते हैं लाइक दैट। जैसे कि दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल P1 पार्टिकल P2। पार्टिकल P1 v1 वेलोसिटी से जा रहा है और पार्टिकल P2 v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो अब पार्टिकल P1 को P2 किस वेलोसिटी से आता हुआ नज़र लगेगा, ऑब्वियसली ना v1 से लगेगा, ना v2 से लगेगा, तो किससे लगेगा। इसी का अपने को रिजल्ट रिलेटिव के कंसेप्ट से पता कर सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, इसके रेस्पेक्ट में इसकी क्या वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी 1 माइनस वेलोसिटी 2। अगर 2 के रेस्पेक्ट में 1 की देखें, 2 के रेस्पेक्ट में 1 की देख रहे हैं, तो वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1। तो ये तो इसका थ्योरेटिकल रिजल्ट है। और अगर ऐसे देखें अपन समझने के लिए, तो ये दोनों अगर पास में आ रहे हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो इसको एक किस वेलोसिटी से जाता हुआ नज़र आएगा, ऑब्वियसली v2 माइनस v1। तो यही रिजल्ट आ रहा है वेक्टर फॉर्म में। इसके बाद रिलेटिव के अप्लाइड अपन देख लेते हैं। तो रिलेटिव रेन बेस्ड प्रॉब्लम में अपन रिलेटिव का कंसेप्ट लगाए तो ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें पूछा क्या जाता है, मैन vm वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली मूव करता है और रेन अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में नीचे आती है। तो पूछा यह जाता है कि अम्ब्रेला मैन किस एंगल पे होल्ड करे कि जिससे वो भीग नहीं सके। तो अभी ये दोनों वेलोसिटी vr और vm किसके रिस्पेक्ट में ली गई है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि ग्राउंड स्टैटिक है इस टाइम पे। तो अब अपने को ये किसके रिस्पेक्ट में लेना है, मैन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैन भीग ना जाए। तो मैन को अपने को क्या बनाना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या एक इम्पोर्टेंस है कि वो स्टैटिक रहता है। तो अभी स्टैटिक रहने के लिए क्या करें, अपने एक
VM मतलब अपने को हवा ब्लो करनी है जिससे कि जो अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं वो मोशनलेस हो जाए। तो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये मैन लिया है तो अपन इस डायरेक्शन में एक हवा ब्लो करेंगे। ये राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो लेफ़्ट डायरेक्शन में करेंगे VM वेलोसिटी जिससे कि ये बिल्कुल ज़ीरो आ जाए। यहाँ पे भी VM वेलोसिटी से इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये फाइनली ज़ीरो पे आ जाएगा। तो रेन नीचे किस वेलोसिटी से आ रही है, VR से, तो रेन पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा VM वेलोसिटी का। तो वो इस तरफ जाएगी तो कुछ रिजल्टेंट इस तरफ रेन की वेलोसिटी रहेगी जो मैन को इस तरफ से आती लगेगी। मैन को नीचे तो आती नहीं लगेगी क्योंकि वो तो अर्थ को लग रही है। तो इसका एंगल अपन थीटा फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू VR/VM। तो अभी अपन ने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिया, अपन ने एक हवा चला दी अपोजिट डायरेक्शन में जिससे कि जिस चीज़ को अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं वो स्टैटिक आ जाए। तो मैन इसमें इस तरफ मूव कर रहा है तो अपन ने इस तरफ हवा चला दी। किस वेलोसिटी से, ना अपन VR से चला सकते ना किसी और से, अपन VM से चलाएंगे। इसलिए क्योंकि अगर VM से ज़्यादा चला ले तो इस तरफ मूव करने लग जाएगा। तो जिस वेलोसिटी से चलाएंगे वो VM है तो VM का इम्पैक्ट इस पर भी पड़ेगा। तो रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा तो इसको मैन को ऐसे रेन आती हुई नज़र देगी ना कि जस्ट नीचे। तो ये थीटा अपन इससे फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू VR/VM। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स VR/VM। इसके बाद ये तो पहले रेन बेस्ड प्रॉब्लम हो गई। अब इसके बाद बैंक बेस्ड प्रॉब्लम होती है, मतलब रिवर बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें एक मैन एक बैंक पर रहता है और वो दूसरे बैंक पर जाना चाहता है। तो इसमें कई सारे केसेस बनते हैं, लाइक कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करें, मतलब जस्ट बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। तो सीधा जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ एंगल पे इस तरफ से मूव करना पड़ेगा जिससे कि VM वेलोसिटी जिसका एक कंपोनेंट तो इस तरफ हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में VM cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में VM sin थीटा हो जाएगा। तो जस्ट सीधा जाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो इस तरफ का जो इसका कंपोनेंट है वो इस तरफ को कैंसिल कर दे। तो VM cos थीटा इज इक्वल टू VR, जो cos थीटा है वो हो जाएगा VR/VM। तो इसको थीटा इज इक्वल टू इसे वैल्यू पर जाना पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल टू VR/VM। नेक्स्ट इसको टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए, तो टाइम तो अपन जानते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी थी। तो डिस्टेंस ये कितनी है W, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी है इसकी, ये वाली वेलोसिटी तो काम नहीं आएगी क्योंकि इससे इसको कैंसिल कर दिया। जो बची है कौन सी बची है, ये परपेंडिकुलर वाली, तो W अपॉन वेलोसिटी W/VM sin थीटा। अब इसके बाद दूसरा कैसे आता है, शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे जा सकता है वो। अब अपने को पहले तो अपन ने क्या करा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, अब शॉर्टेस्ट टाइम में कैसे जा सकता है। अब शॉर्टेस्ट टाइम में जाने के लिए जो पूरी भी वेलोसिटी है इसकी, वो सारा उसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए ना कि हॉरिजॉन्टल में। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई सा भी कंपोनेंट लिया तो वो इसको कैंसिल करने में हेल्प दे देगा। तो अपन को भी कैंसिल तो करना नहीं, अपने को केवल जस्ट ऊपर पहुंचाना है शॉर्टेस्ट टाइम में। तो टाइम शॉर्ट करने के लिए अपने को इसको परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा। तो टाइम इज इक्वल टू विड्थ, इसकी W विड्थ है, VM इज इक्वल टू मैन की वेलोसिटी जो इसको सीधा जाएगा। अब ये जा तो सीधा रहा है, इसके ऊपर वेलोसिटी VR भी इम्पैक्ट डालेगी, तो ये एग्जैक्ट सीधा तो नहीं जा पाएगा क्योंकि एक तो खुद की वेलोसिटी है जो इसको सीधा ले जाना चाहती है, और एक रेन की वेलोसिटी है जो इसको राइट ले जाना चाहती है। तो दो वेक्टर होंगे, एक तो इस तरफ एक इस तरफ, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा। तो एग्जैक्ट A पॉइंट पे नहीं जा पाएगा, B पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये ABA इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट मतलब एक्चुअल पोजीशन से जाने के बजाय कितना उसने ड्रिफ्ट कर लिया। तो इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू हो जाएगी VR रिवर की वेलोसिटी इंटू टाइम निकाला था ये VR इंटू W/VM। अब अपन ने थ्योरी पोर्शन तो कर लिया, अब देखते हैं कि जो अपन ने जो थ्योरी में पढ़ा वो क्वेश्चन में अप्लाई होता है नहीं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, मास में तो केवल मैग्नीट्यूड होता है, टाइम में भी केवल मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है,
कोई डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस की, तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है, तो मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करता है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, a प्लस बी कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, a माइनस बी नहीं लिख सकते, b माइनस ए भी नहीं लिख सकते, तो इसका आंसर होगा थर्ड b प्लस ए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मैंने आपको क्या बताया था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, तो ऐसी कंडीशन कहाँ पर फॉलो हो रही है, सेकेंड ऑप्शन में, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ आई प्लस जे इज़, आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। आई प्लस जे, आई ये दो वेक्टर है, एक आई तो अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिनोट करने के लिए जब एक्स वाई प्लेन में पढ़ते हैं वेक्टर, तो ये आई वेक्टर कहलाता है और ये जे वेक्टर कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल को तो आई कहते हैं और वर्टिकल को जे कहते हैं, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये दोनों 90 डिग्री पे हो गए। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए क्या है इसमें 1, बी क्या है 1 और थीटा क्या है 90, तो इस तरह से आंसर इसका आता है √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन विच वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन अ प्लेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पूछा है इसने वेक्टर के, तो रेक्टेंगुलर तो कितने होते हैं, दो ही होते हैं, एक तो परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल। अगर ये रेक्टेंगुलर वर्ड इस क्वेश्चन में नहीं देता तो इसके इन्फिनाइट आंसर होता, पर इसने रेक्टेंगुलर वर्ड दे दिया तो इसका आंसर होगा 2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड a हैव ए रिजल्टेंट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड a, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज। दोबारा पढ़ लीजिए, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड a है और उनका रिजल्टेंट भी है, तो उन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन इसमें, r इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये क्वेश्चन ये यहाँ पर लगा हुआ है। रिजल्टेंट क्या रहा है, ए और बी क्या है, ए अपन को फाइंड क्या करना है इसमें cos थीटा। तो इस तरह से सॉल्व करके a स्क्वायर रिजल्टेंट cos थीटा आता है -1/2, तो cos थीटा -1/2 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट, एक सर्कल है, इसमें पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर हैविंग सेंटर एट ओ विद ए कांस्टेंट स्पीड v। इसमें स्पीड कांस्टेंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन मूविंग फ्रॉम a टू b। पर इसमें स्पीड तो सेम है, पर वेक्टर में चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेक्टर चेंज हो गया। स्पीड तो सेम है पर वेलोसिटी चेंज हो गई, तो इसमें यही पूछा है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, शुरू में तो v यहाँ पर था, लास्ट में इधर चला गया, तो अपन ने इस वेक्टर को ये उठा के यहाँ पे रख दिया। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, a और b क्या है v, और थीटा कितना है इनके बीच में 60 डिग्री, तो √v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos 60 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट आएगा v। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड कितना है इसमें, v है, तो इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर शो टू शिप मूविंग इन XY प्लेन विद वेलोसिटी va एंड vb, द शिप्स मूव सच दैट b ऑलवेज रिमेन्स नॉर्थ ऑफ a। तो ये जो b वाली जो ऊपर है वो a के हमेशा नॉर्थ में रहती है, इसका मतलब क्या है, वो हमेशा इसके सीधे रहती है। अब ये सीधे कैसे रह सकती है, जब va और वेलोसिटी vb का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर हो। तो अब इसमें यहाँ पर देखते हैं, अब इसमें अपन रिलेटिव का कंसेप्ट लगाएं, तो अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले रखा है, va, जिसके रिस्पेक्ट में वो हमेशा नॉर्थ में नज़र आती है। तो नॉर्थ में नज़र आती है तो इसका मतलब क्या है, इसके रिस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस तरफ हवा ब्लो कर देंगे जिससे कि ये रेस्ट में आ जाए। अब va रेस्ट में आ जाएगा, तो इस
वी बी कॉस थीटा पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी वी बी कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी ए को क्या लग रहा है, वो हमेशा ऊपर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से वी ए इज इक्वल टू वी बी कॉस थीटा, और क्वेश्चन में पूछा है वी ए अपॉन वी बी का रेशियो क्या है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नीट 2016 का क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर इज। अब ये मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बताया था, उसका फॉर्मूला इसमें अप्लाइड करके देखना, तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें। इसके बाद 18th क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2010 में, 6 वेक्टर A to F have the magnitude and direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? अब स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है ये, फर्स्ट B प्लस सी इज इक्वल टू एफ, B प्लस सी इज इक्वल टू एफ। अब B तो इस तरफ है, C इस तरफ है, तो इनका कुछ इस तरफ आएगा रिजल्ट, तो ये तो सही नहीं है। D प्लस सी इज इक्वल टू एफ, D इस तरफ है, C इस तरफ है, तो इनका कुछ इस तरह आएगा रिजल्ट, ये भी ठीक नहीं है। अब D प्लस E इज इक्वल टू एफ, D इस तरफ है, E कुछ इस तरफ है, तो F इस तरफ आएगा, ये सही है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अब फोर्थ भी चेक कर लेते हैं अपन, B प्लस E, B प्लस E, B तो नीचे है, E इधर है, तो ये इस तरफ आएगा कुछ रिजल्ट, तो ये भी ठीक नहीं है, तो इसका ऑप्शन थर्ड ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 24th प्रीलिम्स 2007 का क्वेश्चन है, A एंड B आर टू वेक्टर एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दैम इफ़। अब ये कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे रखा है। अब इसमें अपन को प्रोडक्ट बताए थे मैंने आपको, दो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इसमें दोनों का एप्लीकेशन हो रहा है। अभी इसमें फाइंड अपने को थीटा करना है। इसमें दे क्या रखा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी। अब ए क्रॉस बी क्या कितना होता है, ए बी साइन थीटा, √3 ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए बी से ए बी चला गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू √3, तो रूट थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर 2i + 3j + 8k इस परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4j - 4i + अल्फ़ा के, तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा फाइंड करनी है। अब इसमें अपन कैसे फाइंड करेंगे, इसमें अपने को डॉट प्रोडक्ट लगाना है। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी कॉस थीटा है ना, अगर कॉस थीटा 90 हो जाए तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा, 0, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है, 0। तो इसमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके 0 के इक्वल कर देंगे, तो इसका अपना आंसर मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। इफ़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट ए इज इक्वल टू। अब बी क्रॉस ए करेंगे तो उसका रिजल्टेंट बी और ए के दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, तो लास्ट में अपन किससे डॉट कर रहे हैं, ए से, तो वो ए के भी परपेंडिकुलर आएगा। अभी अपन ने एक क्वेश्चन करा था परपेंडिकुलर में cos 90 0 हो जाता है, तो इसमें जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये 38, द स्पीड ऑफ बोट इज़ 5 km/h इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड दे दी, क्रॉसेस ए रिवर, विड्थ दे दिया 1 किलोमीटर, अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। तो ये मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी ना, एक तो शॉर्टेस्ट टाइम में और एक शॉर्टेस्ट पाथ में, तो ये फर्स्ट कंडीशन में है शॉर्टेस्ट पाथ में। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वी एम मतलब बोट मान लेते हैं अपन, ये शॉर्टेस्ट पाथ करने के लिए इस डायरेक्शन में कुछ जाएगा, तो वी एम कॉस थीटा इज इक्वल टू वी आर, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। अब टाइम कितना होता है, जो डिस्टेंस डी है अपॉन वी एम साइन थीटा। अब टाइम कितना दे रखा है इन्होंने, 15 मिनट दे रखा है। अब मिनट को अपन ये सारे वैल्यूज़ क्वेश्चन में किस में दे रखी है, किलोमीटर और हार में, तो 15 मिनट को हार में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/4 इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, 1/Vm साइन थीटा, इससे साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा 4/5 आ रहा है। अगर साइन थीटा 4/5 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3/5, तो वी आर इज इक्वल टू, इस कंडीशन में अब इसको लगाते हैं तो 5 × 3/5, इससे आंसर आता है 3 km/h, करेक्ट आंसर।
अब क्वेश्चन है, अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ ए स्ट्रीम इज स्विमिंग विद द स्पीड दिस एट एन एंगल दिस विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम। एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट में पहुंचना चाहता है, तो अपोजिट में भी अभी ये जो ऊपर क्वेश्चन हुआ था सेम वैसा ही होगा, क्योंकि अपोजिट पॉइंट में पहुंचने के लिए उसको सबसे शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो जो अपन ने सेम टेक्निक ऊपर यूज़ करी थी वैसे यूज़ करनी है अब आपको। अब क्वेश्चन तो अब आपके हो गए, अब कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। अब जो ट्रिक है उसमें से फर्स्ट तो ये है कि एक टाइप के वेक्टर में केवल एक टाइप का वेक्टर ही ऐड कर सकते हैं अपन। ऐसा नहीं है कि वेक्टर फोर्स में अपन डिस्प्लेसमेंट ऐड कर रहे हैं, तो जो वेक्टर केवल एक टाइप के ऐड करे जा सकते हैं, अलग अलग टाइप के वेक्टर नहीं ऐड करे जा सकते। अपन कहेंगे दोनों ही वेक्टर हैं, हम दोनों को ऐड क्यों नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, केवल एक टाइप के वेक्टर को ही हम ऐड कर सकते हैं। अब हमने रिजल्ट, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। रिजल्ट आपको क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इस जो रिज़ल्ट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू जब हो सकती है जब cos थीटा 1 हो या थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। अगर अपन cos 0 रखें, थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो a प्लस बी, तो रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, a प्लस बी। इसी तरह रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो अपन cos थीटा को -1 रखेंगे या थीटा इज इक्वल टू 180 रखेंगे, तो ये a माइनस बी। तो ये a प्लस बी वैल्यू कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 या दोनों वेक्टर पर पैरेलल डायरेक्शन में हो, या मिनिमम कब हो सकती है, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो या दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हो। अब ये देख लिया, तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू है वो मैक्सिमम a प्लस बी से a माइनस बी तक वेरी कर सकती है। इन दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए रिजल्टेंट की वैल्यू, इससे ना तो ऊपर हो सकती है ना इससे नीचे हो सकती है। तो थैंक यू, होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो।